आज हम लोग इस वीडियो में 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मतलब कि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं और ये परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें केवल मैं 13 क्वेश्चन ही करा रहा हूँ। अगले वीडियो में और भी जो रिपीटेड क्वेश्चन होंगे उसको मैं सॉल्व करवाऊँगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। दूसरा दिया हो कि सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो पहले हम फर्स्ट वाले करते हैं। जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करना है उसे सेकेंड वाले को भी करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हमको सिद्ध करना है कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या को √2 को अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हम क्या मानेंगे, सबसे पहले इसे परिमेय मानेंगे। तो लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। तो जो परिमेय संख्या होता है उसको हम P/Q के रूप में ले सकते हैं या A/B के रूप में ले सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं तब √2 बराबर A/B, और जिसमें A और B क्या है, सभाज्य संख्या है, जिनका जो सभाज्य संख्या होती है जिनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है एक होता है, यानी कि कॉमन जो होगा HCF होगा, दोनों का HCF एक होता है। लिखेंगे इसमें जहाँ A तथा B सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, अब B को ले जाएंगे हम किधर, लेफ्ट साइड। तो हो जाएगा √2B बराबर A। अब हम क्या करते हैं, इसको दोनों पक्षों में इसका हम कर देंगे वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो हो जाएगा √2B का होल स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, B का होल स्क्वायर हो गया B स्क्वायर, तो 2B स्क्वायर बराबर हो गया A स्क्वायर। उसी तरह अगर हमको √3 को सिद्ध करना है, मैं इसी में समझा देता हूँ उस क्वेश्चन को भी। अगर हमको सिद्ध करना है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो हम उसमें भी मानेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है। फिर √3 बराबर A/B लिखेंगे। ठीक है, फिर उसी तरह हम फिर क्या करेंगे, B को ले जाएंगे बाएं साइड, √3 में गुणा हो जाएगा, इसमें √2 है, और फिर इसमें भी दोनों पक्षों में वैसे वर्क कर देते हैं और इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। अब अगर हम 2 को इधर ले जाते हैं, 2 को ले जाए दाएं साइड में, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A²/2। तो प्रमेय है, NCERT में दिया है 1.3, उसके अनुसार अगर 2A² को विभाजित करता है, मतलब 2 से A² कट जाता है तो 2A को विभाजित करेगा। तो इसका मतलब हम इसमें भी यही लिखेंगे। अगर 2 को ले जाते हैं इधर तो इसको लिखना है कि 2A² को विभाजित करता है, अतः यह A को विभाजित करेगा, A को भी विभाजित करता है। इसके बाद हम फिर क्या करेंगे, इसमें A बराबर मान लेंगे 2C, A बराबर 2C मानेंगे, और अगर हमको √3 करना है तो A बराबर 3C मान लेंगे। सेम वही मेथड है, सब कुछ वही रहेगा, केवल अगर √2 करना है तो वहाँ 2 लिखा हुआ है और √3 करना है तो वहाँ 3 लिखेंगे। बाकी से सारा मेथड वही है, सब कुछ वैसा ही लिखना है हम लोग को। अब हम इसमें मान लेंगे माना A बराबर 2C, अगर √3 रहता तो यहाँ 3C मान लेते। अब हम A बराबर 2C कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में। तो A बराबर 2C हो गया, यहाँ लिखेंगे फिर समीकरण 1 से। समीकरण 1 है 2B² बराबर A², तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 2B² बराबर A²। तो हो गया 2B² बराबर A बराबर कितना हम लोगों ने माना है 2C, तो यहाँ लिख देंगे 2C का होल स्क्वायर। तो हो जाएगा 2B² बराबर 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4C²। 2 को ले जाते हैं राइट साइड में, तो B² बराबर हो जाएगा 4C² अपॉन 2।
2 से 4 कट गया 2 बार में, तो बी स्क्वायर बराबर आ गया 2c स्क्वायर। ठीक है, अब हम अगर इसमें भी ले आते हैं 2 को इधर लाएं, 2 को बाएं साइड में लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 बी स्क्वायर बटे 2 हो जाएगा। तो यानी कि अगर 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 2 बी को विभाजित करेगा, तो लिखेंगे 2 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए यह b को भी विभाजित करेगा, b को भी विभाजित करता है। तो जब b को विभाजित करता है, इसका मतलब जो हम लोगों ने यहाँ माना है कि a और b क्या है, सभाज्य संख्या, मतलब इनका जो HCF है 1 है, और मतलब इनका जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होगा 1 होगा। लेकिन यहाँ जो a है, a जो है 2 से विभाजित हो रहा है, 2 से विभाजित हो रहा है, और b भी 2 से विभाजित हो रहा है, यानी कि a और b का कॉमन गुणनखंड क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 हो जाएगा। तो हम लिखेंगे इसमें कि a तथा b पूर्णांक है तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, 2 हो जा रहा है। लेकिन हम लोग क्या माना था, ये सभाज्य है और इनका अभिष्ट गुणनखंड 1 है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। तो हम लिखेंगे कि उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। ठीक है, फिर हम यहाँ लिखेंगे कि परंतु यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण हुआ है कि √2 एक परिमेय संख्या है, √2 एक परिमेय संख्या है, यह हम लोगों ने माना है। अतः √2 एक क्या हो जाएगा, तब ये √2 होगा अपरिमेय संख्या, तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, और यही हम लोग को सिद्ध करना था। और √3 को करना है तो सेम वही मेथड है, जहाँ जहाँ 2 लिखा है वहाँ हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। सेम वही मेथड से हमको सॉल्व करना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या। ऐसे ही सॉल्व करेंगे पहला दूसरा। तीसरा दिया कि 2 घनों में प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है कि संलग्न फलकों को मिलाकर एक घना बनाया जाता है, तो प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 घन है, 2 घन दिया हुआ है। ठीक है, और 2 घन है और दोनों के पृष्ठों को सटा करके ऐसे बनाया गया है, घना बनाया गया है, दोनों के पृष्ठों को सटा कर घना बना दिया गया है। और प्रत्येक घन का जो आयतन है, इसका दिया है आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब। और तो हम बताना है कि जो घना बन रहा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसके लिए हमको लंबाई निकालना पड़ेगा, इसमें प्रत्येक घन की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हम जानते हैं कि घन का आयतन होता है, पहले लिख लेंगे, घन का आयतन बराबर दिया हुआ 64 सेंटीमीटर क्यूब, और घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा क्यूब, भुजा का होल क्यूब या ए का क्यूब लिखते हैं हम लोग, इसको हम ए मान लेते हैं। तो ए का क्यूब बराबर हो जाएगा 64, तो ए बराबर हो जाएगा 64 का घनमूल, यानी कि क्यूब रूट हो जाएगा। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4, 4 चौके 16, 4 64, तो 3 रहता है, तो 3 में से एक बाहर हो जाता है, यानी कि ए बराबर हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर है, और ये भी यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो कुल कितना हो जाएगा, ये कुल हो गया 8 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 4 सेंटीमीटर, और इसकी ऊंचाई भी कितनी हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे तब प्राप्त
प्राप्त घनाभ की लंबाई L बराबर 4+4 यानी कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। उस तरह निकालेंगे चौड़ाई B बराबर 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई L बराबर भी कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। हमको निकालना, क्वेश्चन में लिखा है कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, ये पृष्ठीय निकालना है क्षेत्रफल। तो हमेशा याद रखना है जब कुछ भी ये न लिखा हो कि हमको पार्श्व निकालना है कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, अगर ऐसा नहीं लिखा है तो हमेशा हम, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा रहता है तो हमेशा टोटल सरफेस एरिया, मतलब कि हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, हमेशा याद रखना है हमको। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर केवल लिखा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तो हमेशा हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ही निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है, लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुणे LB प्लस BH प्लस HL। L हो गया लंबाई, B है चौड़ाई, फिर B चौड़ाई, H ऊंचाई है, H ऊंचाई है और L लंबाई हो गया। अब सबका मान रख देंगे। तो 2 गुणे लंबाई है 8 तो हम 8 लिखेंगे, गुणे चौड़ाई है 4 प्लस फिर चौड़ाई भी 4 है और ऊंचाई भी 4 है और प्लस उसके बाद ऊंचाई 4 है और लंबाई 8 है, ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको लिखेंगे गुणा करके, 8 चौके 32, 4 चौके 16, फिर हो जाएगा 4 8 32। अब इसको तीनों को जोड़ेंगे तो 32 32 हो जाएगा 64, 64 में 16 जोड़ेंगे 80, तो हो जाएगा 2 गुणे 80 और इसको गुणा करेंगे तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी भी एरिया लिखते हैं तो आगे हम स्क्वायर लगाते हैं, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा B का निर्देशांक 1, 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें लिखा हुआ है कि एक वृत्त है जिसका व्यास है AB, तो जो व्यास होता है ये केंद्र से होकर के जाता है, यानी कि जो व्यास होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है। और इसमें B का निर्देशांक दिया हुआ है 1, 4 और A का निर्देशांक है, इसको हमको निकालना है, इसको मान लेते हैं x, y और जो केंद्र है इसका निर्देशांक है 2, -3। तो हमको बताना है कि A का निर्देशांक क्या होगा। तो जो वृत्त का व्यास होता है उसका जो केंद्र होता है ये व्यास का मध्य बिंदु होता है, तो मध्य बिंदु की जगह ये हो जाएगा हमारा x y हो गया, ये बिंदु होगा हमारा x1 y1 और ये बिंदु होगा x2 y2। तो जो मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र होता है उसके अनुसार लिखेंगे हम इसमें मध्य बिंदु निर्देशांक, मध्य बिंदु निर्देशांक के सूत्र से क्या होता है, सूत्र होता है, एक अलग अलग निकाल लेते हैं हम लोग। एक होता है एक्स वाई बराबर हम लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। और इसमें x बराबर कितना लिखेंगे, x बराबर 2 लिख सकते हैं, y बराबर -3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में 2, -3, ठीक है, बराबर उसके बाद x1 प्लस x2, तो x1 की जगह x है और x2 की जगह 1 है, तो x प्लस 1/2 कॉमा y1 प्लस y2, तो y प्लस 4/2, y प्लस 4/2 हो गया। अब हम x वाले पद को एक साथ हल करेंगे, y वाले पद को एक साथ हल करेंगे। इसमें लिख सकते हैं 2 बराबर x प्लस 1/2, तो 2 दूनी हो जाएगा 4, 4 बराबर x प्लस 1 और 1 को ले जाएंगे बाएं साइड तो 4 में से घटाएंगे 3, तो x बराबर हो गया 3। उसी तरह फिर y वाले पद को हल करेंगे तो -3 बराबर है y प्लस 4/2, 2 को गुणा कर देंगे -3 में, 3 दूनी 6, -6 बराबर y प्लस 4, 4 को ले जाएंगे दाएं साइड बाएं साइड तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -6 - 4 बराबर y, तो y बराबर हो गया -10। तो जो बिंदु ए का निर्देशांक होगा वो होगा 3, -10। यहाँ लिख देते हैं हम लोग बिंदु ए का निर्देशांक
बिंदु ए का निर्देशांक हो जाएगा 3, -10। कभी भी हम निर्देशांक लिखते हैं तो पहले x का मान लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। तो ये हमारे ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है अगला क्वेश्चन पांचवा में दिया है कि एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन का शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है तथा भवन के पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 + 3√3 मीटर है। इसमें लिखा हुआ मंदिर 15 मीटर है, ठीक है, और भवन का ऊंचाई हमको सिद्ध करना है कि तो इतना सिद्ध करना है। इसका मतलब कि जो भवन होगा ये ऊंचा होगा, क्योंकि हम इसको गुणा करते हैं तो 5 × 15 + 5√3 होगा। तो चित्र बनाएंगे तो जो भवन यानी कि बिल्डिंग है उसको बड़ा बनाएंगे और मंदिर को छोटा बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मान लेते हैं इसमें ये AB हो गया, भवन बिल्डिंग हो गई, और इसमें CD हो गया, मंदिर। इसमें लिखा हुआ है कि मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर, यानी कि CD जो है इसकी ऊंचाई मान लेते हैं हम लोग 15 मीटर है। ये हो गया 15 मीटर, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कि मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर, मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण दिया हुआ है 30 डिग्री है, और भवन के पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, यानी कि जो भवन का आधार है इसका अनुमान कोण यहाँ से दिया हुआ है 45 डिग्री। तो ये भी 45 होगा। तो हमको सिद्ध करना है कि भवन की ऊंचाई 5 + 3√3 मीटर है। तो ये 15 है, तो ये भी 15 मीटर होगा, और ए को हम मान लेते हैं h मीटर। तो कभी भी हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमेशा स्टेटमेंट लिखा जाता है, तभी फुल मार्क्स मिलता है, और इसको हम मान लेते हैं x मीटर। तो जब ये x होगा तो c भी x होगा। तो पहले स्टेटमेंट लिखेंगे कि माना CD मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है, 15 मीटर है। उसके बाद BD बराबर हमने माना x मीटर, तो BD बराबर लिख देंगे x मीटर, और AE बराबर h मीटर है, AE बराबर h मीटर। अब सबसे पहले हम लोग त्रिभुज BDC में हल करेंगे। तो लिखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज BDC में, समकोण त्रिभुज BDC में इसमें 45 डिग्री बन रहा है, तो tan 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा CD/BD। तो CD/BD लिख देंगे। tan 45 का मान होता है 1, और CD है 15 और BD है x, तो 15/x। तो x बराबर निकल गया, x को 1 में गुणा करेंगे x ही होगा, x बराबर 15 मीटर, ठीक है। अब हम इसके बाद त्रिभुज AEC में हल करेंगे। पुनः समकोण त्रिभुज AEC में इसमें कितना डिग्री बन रहा है 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री बराबर हम क्या इसमें लिख सकते हैं AE/CE, और tan 30 का मान होता है 1/√3। tan 30 का मान होता है 1/√3। AE बराबर कितना है, AE बराबर है h, और C बराबर कितना होगा, अगर BD x है तो C भी x होगा, तो h/x लिख देंगे। x को x से गुणा कर देंगे, x हो गया, और h√3 को h से गुणा कर देंगे तो √3h। अब x बराबर कितना है 15 है, तो x का मान हम रखेंगे यहाँ 15। तो 15 बराबर हो जाएगा √3h, ठीक है। तो h बराबर कितना हो गया, h बराबर हो जाएगा 15/√3। अब हम कर देंगे इसका परिमेयकरण करेंगे, तो √3 से अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो h बराबर हो गया 15/√3/√3।
इसको गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से 15 कटेगा 5 बार, तो h बराबर हो गया 5√3 मीटर। हमको निकालना है भवन की ऊंचाई ए बी, तो ए बी बराबर कितना होगा h + 15। लिखेंगे भवन की ऊंचाई ए बी बराबर 15 + 5√3 मीटर हो जाएगा। ए बी कितना है, h है, तो ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बराबर लिख सकते हैं 15 + h, तो यहाँ हम लिख देंगे 15 + h, तो 15 हो गया, और h का मान है 5√3, दोनों में कॉमन है 5, 5 कॉमन ले लेंगे तो 5 × 15 + √3 मीटर, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि यदि cos a - b बराबर √3/2 और sin a + b बराबर √3/2, और इसमें a + b का मान है 0 से ज़्यादा और 90 के बराबर है, 90 से कम है, और ये भी लिखा है कि a बड़ा है b से, तो हमको बताना है a और b का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि cos a - b बराबर √3/2। तो हम जानते हैं कि यहाँ cos लिखा हुआ है, तो cos में √3/2 का मान कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो हम लिख सकते हैं कि cos a - b बराबर cos 30 डिग्री, इसमें cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो a - b बराबर हो गया 30 डिग्री, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर उसके बाद लिखा हुआ है इसमें कि sin a + b बराबर है √3/2, तो ये sin 60 डिग्री का मान होता है, यहाँ लिख देंगे sin a + b बराबर sin 60 डिग्री, तो sin से sin कैंसिल हो गया, तो a + b बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री हो गया, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को हल कर देंगे विलोपन विधि से, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो b से b कट जाएगा, तो इसमें लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, a - b बराबर है 30 डिग्री और a + b बराबर है 60 डिग्री, तो a + b बराबर 60 हो गया। अब इसमें क्या होगा, b से b कट जाएगा, b से b कट गया, a और a को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2a बराबर 60 और 30 हो गया 90, तो a बराबर हो जाएगा 90/2, और 2 से 90 कटेगा 45 बार में, तो a बराबर हो गया 45 डिग्री। अब a का मान हम रख देंगे किसमें, समीकरण 1 में रख सकते हैं या 2 में रख सकते हैं, उतना ही आएगा, तो a का मान हम रख देते हैं समीकरण 2 में। a का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है हम लोग का a + b बराबर 60 डिग्री, a बराबर है 45, तो 45 + b बराबर 60 डिग्री, तो b बराबर हो जाएगा 60 - 45, और घटाएंगे कितना हो गया 15 डिग्री, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया a बराबर 45 और b बराबर 15। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें लिखा है कि बिंदु 4, 6 -4, बिंदुओं -6, 10 और 3, 8 को जोड़ने वाली रेखा को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये क्वेश्चन है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दिया, निर्देशांक ज्योमेट्री से दिया है, और इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व करते हैं अगर हमको अनुपात निकालना होता है तो हमेशा k और 1 का अनुपात मानते हैं, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम विभाजन सूत्र का यूज़ करेंगे, अंग्रेजी में कहते हैं उसको सेक्शन फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 7 में ये हो गया एक रेखाखंड, मान लेते हैं बिंदु ए का निर्देशांक है -6, 10 और बी का निर्देशांक है 3, -8 दिया है, और इस रेखाखंड के कहीं भी किसी भी बीच में कहीं भी कोई बिंदु मान लेते हैं P जिसका निर्देशांक दिया है -4, 6, तो हमको बताना है कि ये इसको किस अनुपात में विभाजित करती है, तो हम इसको मानेंगे k और 1 का अनुपात, k/1, k और 1 के अनुपात में विभाजित करती है, तो हम लिखेंगे कि माना बिंदु
P जिसका निर्देशांक है -4, 6 रेखाखंड AB को K अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है। तो अब इसमें ये हमारा जो बिंदु होगा ये होगा x1, y1, ये बिंदु होगा हमारा x, y और ये बिंदु हमारा होगा x2, y2, ये बिंदु हो गया। तो अब हम पहले सेक्शन फार्मूला लिख लेते हैं किसी भी। तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है विभाजन सूत्र से x, y बराबर हम लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कॉमा फिर यहाँ हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो जब इसमें x और y दोनों का मान दिया है तो किस क्या है, या तो हम x को लेके हल करेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा, y को y वाले को हल करेंगे तभी आंसर आ जाएगा, किसी एक को हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें हम पहले x वाले को हल करते हैं। तो x बराबर है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ठीक है। तो इसमें x बराबर कितना है? x बराबर -4, तो यहाँ लिख देंगे -4 बराबर m1, ये m1 बराबर k है और m2 बराबर 1 है, तो m1 k है तो k लिख देंगे। तो k गुणे x2 कितना है? x2 है 3, तो 3 लिखेंगे प्लस m2 है 1 और x1 कितना है? x1 है -6, तो यहाँ -6 लिख देंगे बटे k प्लस 1, m1 प्लस m2 यानी k प्लस 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे? k प्लस 1 में गुणा कर देंगे -4 से, -4 से k में गुणा करेंगे तो -4k, फिर -4 से 1 में गुणा करेंगे -4 बराबर 3 से k में 3k और -6 से 1 में -6। 3 क्योंकि लाते हैं लेफ्ट साइड में तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो -4k -3k बराबर यह -4 को जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 4 हो गया। अब घट इसको दोनों माइनस से जोड़ देंगे तो -7k और ये हो जाएगा माइनस का 6 में 4 घटाएंगे 2 तो माइनस प्लस, तो k बराबर हो गया 2/7, यानी कि बिंदु P रेखाखंड AB को 2 और 7 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो इसमें हम इसको एक चर के रैखिक समीकरण में हल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 में माना बड़ी संख्या x है, माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है, छोटी संख्या y है। तो इसमें लिखा हुआ पहला कंडीशन है कि दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं? यहाँ प्रश्नानुसार लिखेंगे x² - y² बराबर 180, ये हो गया। और फिर दूसरा कंडीशन दिया है इसमें कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या कौन सी है? y है, छोटी संख्या का वर्ग यानी कि y² बराबर है बड़ी संख्या के 8 गुना, बड़ी संख्या x है तो 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 गुणे x, तो 8x हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे? इसको तोड़ने के लिए हम y² का मान अगर इसमें रख देते हैं तो 8x हो जाएगा, तो हमारा बन जाएगा द्विघात समीकरण, तो x का मान निकल जाएगा। तो हम लिखेंगे कि y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, y² का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का x² - y² बराबर 180, तो लिखेंगे x² - y² बराबर 180, तो x² - y² बराबर है 8x, तो 8x बराबर 180, 180 को ले आएंगे बाएं साइड, तो x² - 8x प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -180 बराबर 0। अब हमको इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा -180 x²। अब जो 8x से बीच वाले पद को ऐसे तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर 8 हो जाए, प्लस -8x आ जाए, गुणा करने पर 180 आ जाए।
तो 18 दहां में होता है 180, और 18 में से अगर हम 10 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस का 10x माइनस 180 बराबर 0। अब इसमें कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, इसमें से x कॉमन ले लेते हैं तो हो जाएगा x माइनस 18। इसमें 10 कॉमन है तो 10 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। तो हो जाएगा x माइनस 18, एक ब्रैकेट में x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर हो गया x माइनस 18 बराबर, एक बार 0 लिखेंगे, या लिख सकते हैं कि x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर 18 हो जाएगा, या x बराबर होगा माइनस 10, सब ब्रैकेट नहीं लगाएगा, तो दो आंसर आ गया। अब हम x बराबर 18 रखेंगे समीकरण 2 में y निकालने के लिए, और अगर हम माइनस 10 रखते हैं, माइनस 10 रखेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 गुणे माइनस 10। अगर x का मान माइनस 10 रखते हैं तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस का 80, और जब स्क्वायर हटाएंगे तो y बराबर हो जाएगा अंडर रूट माइनस 80। तो ये हो जाएगा काल्पनिक संख्या, तो इसका वर्गमूल तो निकल नहीं पाएगा। तो इस y बराबर, तब x बराबर माइनस 10 हम नहीं रखेंगे, कितना रखेंगे, केवल x बराबर रखेंगे 18। तो इसमें लिखेंगे x बराबर 18 समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 है हम लोग का वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो वाई स्क्वायर बराबर 8x, तो y बराबर हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर लिख देंगे 8 गुणे x का मान है 18, तो 8 8 64 का 4, और 8 6 14 144 हो गया। तो y बराबर जब स्क्वायर हटाएंगे तो हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 144, और 144 का वर्गमूल होता है 12, तो प्लस माइनस 12, यानी कि x बराबर प्लस, y बराबर प्लस और y बराबर माइनस। तो x बराबर हो सकता है, x बराबर हो जाएगा एक 18 और y बराबर हो गया 12, ठीक है, या x बराबर 18 या y बराबर माइनस 12 हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में लिखा हुआ है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में घटाया जाता है, जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो बताना वह भिन्न क्या होगा, कौन सी संख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 9, माना भिन्न बराबर x/y, तो x अंश हो जाएगा, y हर हो जाएगा। तो केस फर्स्ट, पहली शर्त के अनुसार क्या लिखा है कि जब इसके अंश में 1 घटाया जाता है, अंश x है तो x में से 1 घटाते हैं और हर को वैसे ही लिख देंगे, तो भिन्न हो जाता है 1/3। तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 में 1 से गुणा कर देंगे तो 3x, फिर 3 में 1 से गुणा करेंगे तो -3, और हो जाएगा y से 1 गुणा करेंगे तो y हो गया। और इसमें -3 को ले जाएंगे दाएं साइड, y को ले जाएंगे बाएं साइड, तो 3x - y बराबर 3, ये हो जाएगा समीकरण 1। फिर दूसरा केस दिया हुआ है, सेकेंड केस में, कि जब वह 1/4 हो जाती है जब इसके हर में 8 जोड़ा जाता है। तो हर y है, अंश में कुछ करना नहीं है, तो अंश को हम ऐसे लिख देंगे और y में जोड़ देंगे 8, तो भिन्न हो जाता है 1/4। इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से x में गुणा कर देंगे 4x, और y + 8 में 1 से गुणा करेंगे तो y + 8 हो गया। तो 4x + y को इधर लाएंगे -y बराबर 8, ही हो जाएगा समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करके हम x का मान निकालेंगे या y का मान निकालेंगे, तो यहाँ -y है और यहाँ भी -y है, दोनों बराबर है और दोनों का चिन्ह समान है, इसका मतलब क्या करेंगे, घटाएंगे। लेकिन यहाँ x वाले बराबर है नहीं, 3x यहाँ 4x है, तो इसको बराबर करेंगे तब ये हल होगा। तो इसमें y पहले से बराबर है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 है 3x - y बराबर 3, और समीकरण 2 है 4x - y बराबर 8। अब इसको हम लोग घटाएंगे,
यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ हो गया माइनस, वाई से वाई कैंसिल हो गया, इसको घटाएंगे तो बचेगा माइनस एक्स बराबर -5, माइनस माइनस कट गया तो एक्स बराबर आ गया 5। अब एक्स का मान हम रख देंगे किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, 1 या 2 में, तो 2 में भी रख सकते हैं, 1 में भी रख सकते हैं, तो एक्स का मान हम रख देते हैं समीकरण 1 में। एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हम लोग का 3x - y बराबर 3 और x बराबर निकला है 5, तो 3 × 5 - y बराबर 3, तो 3 5 हो जाएगा 15, तो 15 - y बराबर 3 और -y बराबर 15 को ले जाएंगे दाएं साइड तो 3 - 15, तो -y बराबर हो जाएगा माइनस का 12, माइनस माइनस प्लस, तो y बराबर निकल गया 12। तो भिन्न हम लोग का क्या हो जाएगा, भिन्न को हम लोग ने माना है x/y, तो x बराबर निकला है 5 और y बराबर है 12, तो 5/12 हो गया हमारा आंसर। अब इसके बाद है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन है, सिद्ध करना है कि पहला है कि 1 + sec a बराबर होता है sin स्क्वायर बराबर बटे 1 - cos है, और दूसरा दिया है कि cos थीटा बटे 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर होता है 2 sec थीटा। तो पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos है। तो इसको हम लोग दोनों LHS से भी सिद्ध कर सकते हैं, RHS से भी सिद्ध कर सकते हैं, तो मैं इसको RHS से सिद्ध कर देता हूँ। तो RHS बराबर हम लिख सकते हैं इसको sin स्क्वायर a बटे 1 - cos है, ठीक है। और जानते हैं कि sin स्क्वायर a का जो मान होता है वो बराबर होता है 1 - cos स्क्वायर a के, तो sin स्क्वायर a के जगह लिख देंगे 1 - cos स्क्वायर a बटे, यहाँ नीचे हो जाएगा 1 - cos a, ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे, एक को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर और cos a को लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं cos a का होल स्क्वायर बटे 1 - cos a। अब a स्क्वायर - b स्क्वायर बराबर होता है a + b a - b, तो हो जाएगा 1 + cos a एक ब्रैकेट में और 1 - cos a एक ब्रैकेट में बटे 1 - cos a, तो 1 - cos a से 1 - cos a कट गया, बचा कितना 1 + cos a। अब cos का उल्टा होता है sec, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 + 1 बटे sec a, तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा sec a और sec a से 1 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा sec a + 1, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, बराबर में क्या ले सकते हैं LHS। इसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, cos थीटा बटे 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 2 sec थीटा, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो जब इसका पहले हम इसको LHS सिद्ध कर देते हैं, तो LHS बराबर, कभी भी सिद्ध करते हैं दोनों पक्ष एक साथ नहीं लिखते हैं, या तो राइट साइड से सिद्ध करेंगे तो RHS लिखेंगे, लेफ्ट साइड से सिद्ध करेंगे तो LHS लिखेंगे। तो LHS बराबर cos थीटा बटे 1 - sin थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 + sin थीटा। अभी a - b और a + b के रूप में है, तो इसको पहले हम लिख लेते हैं गुणा करके 1 - sin थीटा और 1 + sin थीटा, ठीक है। तो 1 + sin थीटा से cos थीटा में गुणा हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 + sin थीटा हो गया प्लस cos थीटा से गुणा हो जाएगा 1 - sin थीटा में, 1 - sin थीटा। अब ब्रैकेट हटा देंगे तो cos थीटा से 1 से गुणा करेंगे तो हो गया cos थीटा प्लस cos थीटा से sin थीटा में, तो cos थीटा गुणे sin थीटा प्लस इसके बाद cos थीटा से 1 में, तो हो गया cos थीटा, फिर cos थीटा से -sin थीटा में, तो माइनस cos थीटा गुणे sin थीटा बटे, अब ये a - b और a + b के रूप में बराबर होता है a² - b², तो इसको लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। इसमें माइनस cos थीटा गुणे sin थीटा और प्लस cos थीटा गुणे sin थीटा कट गया,
ऊपर बचा कॉस थीटा और कॉस थीटा, दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2 कॉस थीटा बटे 1 का स्क्वायर होगा 1 और साइन हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख सकते हैं 2 कॉस थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। उसको समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ अब इसके आगे कि कॉस स्क्वायर थीटा को लिख देंगे कॉस थीटा गुणे कॉस थीटा, तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो गया, बचा कितना 2 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी कि कितना हो जाएगा 2 सेक थीटा, और ये किसके इक्वल है RHS के इक्वल है, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हो कि एक खिलौना 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें लिखा है कि एक खिलौना 3.5 सेमी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या के अर्धगोले पर अध्यारोपित है। एक अर्धगोला है और इसके ऊपर एक ऐसे शंकु अध्यारोपित है, शंकु इस पर रखा गया है, और इसमें लिखा हुआ है कि दोनों की त्रिज्या समान है, कितनी है 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक ये भी 3.5 होगा और ये भी 3.5 हो गया, और इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई है 15.5। यहाँ से यहाँ तक जो ऊंचाई है ये दिया हुआ है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा शंकु की ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई कितना हो जाएगा, इसमें ये टोटल 3.5 है यहाँ से यहाँ तक, और ये है यहाँ से यहाँ तक 15.5, तो घटाएंगे 15.5 में से 3.5, तो बचेगा कितना 12 सेंटीमीटर। और जो शंकु होता है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई आर एल। एल क्या हो जाएगा, एल को कहते हैं तिरछी ऊंचाई, ये तिरछी ऊंचाई है, तो हमको तिरछी ऊंचाई निकालना पड़ेगा, और इस निकल गया 12। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो दशमलव दिया, इसको हम लिख सकते हैं 7/2 सेंटीमीटर। 2 में 7 से भाग देंगे तो 3.5 आ जाएगा। या हम इसको आगे अगर नहीं समझ में आता कैसे आया तो इसको लिख सकते हैं 35 बटे, एक अंक में दशमलव है तो बटे में 10 हो जाएगा, तो 5 7 35 और 5 दूनी 10, 7/2 आ गया। इसके बाद शंकु की ऊंचाई लिखेंगे हम लोग। शंकु की ऊंचाई h बराबर, टोटल खिलौने की ऊंचाई है 15.5 और इसकी त्रिज्या है 3.5, तो घटाएंगे तो हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब हम निकालेंगे इसकी तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई कहते हैं या तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसको सूचित करते हैं हम लोग एल से। एल बराबर होता है √h² प्लस r²। h बराबर है 12, तो 12 का होल स्क्वायर प्लस r बराबर है 7/2, तो 7/2 का हो गया होल स्क्वायर, तो 12 का होल स्क्वायर होता है 144, 144 प्लस 7 का होल स्क्वायर हो गया 49/4। अब इसको हम गुणा करेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 4, तो 4 चौके 16 का 6, 14 चौके 56, 1 57, 576 प्लस 49 हो गया पूरे का रूट। 576 49 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 625/4, और 625 का वर्गमूल होता है 25 और 4 का वर्गमूल हो जाएगा 2, तो 25/2 सेंटीमीटर हो गया तिरछी ऊंचाई। अब हम यहाँ निकालेंगे खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल। खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देंगे। अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 पाई r² और शंकु का होता है पाई r l।
दोनों में कॉमन क्या है, पाई आर कॉमन है, इसमें भी पाई आर इसमें भी पाई आर है, तो पाई आर को हम ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ बच जाएगा 2, आर स्क्वायर में से एक आर निकल गया तो आर बच गया और यहाँ बच गया एल। अब इसका मान रखते हैं, पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे त्रिज्या है 7/2 2r, तो 2 गुणे आर भी है 7/2 और प्लस एल कितना है, एल है 25/2, यहाँ लिख देंगे हम लोग 25/2। 2 से 2 कट गया, इसमें 7 से 7 कट गया, 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में, तो 11 गुणे यहाँ हो गया 7 प्लस 25/2, तो हो जाएगा 11 गुणे 7 दूनी 14 और 14 में 25 जोड़ेंगे, 14 में 25 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 4 9 और 2 1 3 39/2, इसे गुणा कर देंगे तो 9 हो गया, 9 3 12 3 1 4 429/2 और भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 1 कम 2 2 चौके 8 और 2 5 10 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के अनुमान कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री हैं, तो बहुमंजिले भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में एक बहुमंजिला बिल्डिंग है और उसके सामने एक बहुमंजिले भवन के शिखर से देखने पर किसी 4 मीटर ऊंचे भवन, उसके सामने एक छोटा कोई भवन है 4 मीटर ऊंचा, शिखर से देखने पर इसके शिखर का अनुमान कोण है, अनुमान कोण दिया है 30 डिग्री, 30 डिग्री है, और इसके तल का अनुमान कोण है 45 डिग्री, और यहाँ से इसके तल को देखते हैं तो ये दिया है 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 45, और ये बिल्डिंग है, इसकी ऊंचाई दी हुई है 4 मीटर, तो हमको बताना है कि दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी कि ये दूरी निकालना है, इसको मान लेते हैं x, और जो बहुमंजिला भवन है इसकी ऊंचाई बताना है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक इसको मान लेते हैं h मीटर, और ये 4 है तो ये भी 4 होगा, इसका नाम देते हैं A B C D और E। तो इसमें भी पहले हम लिख लेंगे, माना AC बहुमंजिला भवन है, बहुमंजिला भवन है, और इसमें लिखा हुआ है कि D बराबर 4 मीटर है, तो हम लिखेंगे D बराबर 4 मीटर, CD बराबर x मीटर, तो CD बराबर लिख देंगे x मीटर, और AB को हम लोग माना h मीटर, AB बराबर h मीटर। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ABE में हल करते हैं, समकोण त्रिभुज ABE में, समकोण त्रिभुज ABE में कितना डिग्री बन रहा है, इसमें 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर हम लिख सकते हैं AB/BE, AB/BE, tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर AB को हम माना h और B है x, तो x बराबर हो जाएगा √3h, इसको मान लेंगे समीकरण 1। उसके बाद फिर है अब बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ACD में हल करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज ACD में, इसमें कितना बन रहा है 45 डिग्री, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा AC/CD, tan 45 का मान होता है 1, AC है कितना हो जाएगा h+4 बटे x, h+4/x, तो x बराबर हो गया, x को 1 में गुणा करेंगे x हो गया h+4, और x बराबर कितना है √3h, तो हम x का मान रख देंगे √3h बराबर h+4, यहाँ रीजन लिख देंगे
समीकरण 1 से। अब एच को ले जाएंगे बाएं साइड तो माइनस हो जाएगा, तो √3 h माइनस एच बराबर 4। दोनों में से h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 4। तो h बराबर हो जाएगा 4/√3 माइनस 1। अब इसका परिमेयकरण कर देंगे तो अंश और हर में √3 प्लस 1 से गुणा कर देंगे। तो h बराबर 4 से इसमें गुणा करेंगे तो 4 को बाहर लिख देंगे, ब्रैकेट में लिख देंगे √3 प्लस 1 बटे a माइनस बी प्लस बी के रूप में है, तो इसको लिख सकते हैं a का होल स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। तो h बराबर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, √3 का स्क्वायर हो गया 3, 1 का स्क्वायर होगा 1, 3 में से घटाएंगे 2, तो h बराबर 4 √3 प्लस 1 बटे 2, 2 से 4 कट गया 2 बार में, तो h बराबर निकल गया 2 √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, या ब्रैकेट हटाएंगे तो हो जाएगा 2 √3 प्लस 2 मीटर, h निकल गया। अब हमको निकालना है दोनों भवनों के बीच की दूरी, यानी कि x निकालना है। तो समीकरण 1 में क्या है, x बराबर √3h लिखेंगे समीकरण 1 से, x बराबर √3h और h बराबर निकला है 2 √3 प्लस 2, तो √3 को यहाँ लिख देंगे और h का मान लिख देंगे 2 √3 प्लस 2। ब्रैकेट हटाएंगे तो √3 से √3 में गुणा करेंगे, तो 2 गुणे √3 और √3 गुणा करेंगे 3 प्लस 2 √3। अब दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 2 कॉमन है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस √3 मीटर। दोनों भवनों के बीच की दूरी हो गई। अब इसके बाद हमको बताना है बहुमंजिले भवन की ऊंचाई, यानी कि AC। बहुमंजिला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिले भवन की ऊंचाई AC बराबर हम लिख सकते हैं 4 प्लस h, 4 प्लस h लिखेंगे और h बराबर है 2 प्लस √3 प्लस 2, 2 √3 प्लस 2 है तो 4 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, 6 प्लस 2 √3 और इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा √3, तो 2 प्लस 3 √3 मीटर। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, इसमें विद्यार्थियों द्वारा गणित में प्राप्तांक निम्नलिखित है। ये बारंबारता दिया हुआ, विद्यार्थी संख्या दी, हमको इसका निकालना है माध्यिका। जीरो से 10 ये है प्राप्तांक, 0 से 10 है, फिर 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 और 60 से 70। और इसमें बारंबारता दिया हुआ है 2, 10, 12, 15, 13, 8 और 4। तो कभी भी जब हम माध्यिका निकालते हैं या माध्यक निकालते हैं तो उसमें हम हमेशा संचयी बारंबारता निकालते हैं। ये हो गया बारंबारता, जिसको F से सूचित करते हैं। उसके बाद निकालते हैं हम लोग संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, और इसको हम सूचित करते हैं CF से। तो सबसे पहले 2 को लिख देंगे, 2 में 10 जोड़ेंगे 12, 12 में 12 जोड़ेंगे 24, 24 से 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 39, 39 में 13 जोड़ेंगे 52, 52 में 8 जोड़ेंगे 60 और 60 में 4 जोड़ेंगे तो 64 हो गया। अब इसको जोड़ने पे इतना ही आना चाहिए, n बराबर, तो 2, 2, 4, 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 8, 20, 4, 24 का 4 हासिल बचा 2, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, इन बराबर निकल गया 64। अब माध्यिका का सूत्र क्या होता है, माध्यिका कहते हैं या माध्यक कहते हैं, तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बटे F गुणे H, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो पहले हम इसमें यहाँ n/2 निकालेंगे, तो n/2 बराबर 64/2, 2 से 64 कट जाएगा 32 बार में, ये आ गया 32।
अब 32 को हम खोजेंगे इसमें संचयी बारंबारता में, तो संचयी बारंबारता में वो मान लेंगे जो 32 से कम ना हो लेकिन 32 से ज़्यादा हो। तो 32 ज़्यादा में कौन, ये तो कम हो जा रहा है 24, ज़्यादा में कौन सा आ रहा है 39 आ रहा है। ठीक है, तो एल बराबर कितना हो जाएगा, एल बराबर 30 होगा। ये हमारा हो गया माध्यक वर्ग। तो एल बराबर हम लिखेंगे 30। ठीक है, उसके बाद एफ बराबर हो गया 15 और सी एफ जो होगा जो माध्यक वर्ग उसके ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता यानी कि 24। सी एफ बराबर हो गया 24 और एच जो होता है वर्ग अंतराल के बीच का जो अंतर होता है ऊपरी सीमा और निम्न सीमा के बीच में, तो सब में 10 का अंतर है, तो एच बराबर हो जाएगा 10। अब सबका मान रख देते हैं, तो एल बराबर है 30 प्लस n बटे 2 कितना है 32, लिखेंगे माइनस सी एफ है 24 बटे एफ बराबर है 15 और एच बराबर है 10। तो 30 प्लस 32 में से 24 घटाएंगे 8 बटे 15 गुणे 10, 5 से भाग देंगे 2 बार में ये कटेगा 3 बार में, तो हो जाएगा 30 प्लस 8 दूनी 16 बटे 3, 3 से 16 में भाग देंगे तो 3 पचे 15, फिर 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9 कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 35.33 हो गया इसका आंसर। तो इस वीडियो में हम लोगों ने 13 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब अगले वीडियो में मैं और ज़्यादा क्वेश्चन ढूंढ के लाऊंगा जो कई बार एग्जाम में आ चुके हैं।